हाँ जी दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट सेक्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 115 एंड अलोंग विद दैट सेक्शन नंबर 116। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 115 की, जो कि बात करेगा रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस का मतलब क्या निकल के आता है कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशन होते हैं जिसके लिए स्पेशल नोटिस की जरूरत है। स्पेशल नोटिस की जरूरत का मतलब क्या हुआ कि इस सिचुएशन मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी बताई गई है जहां पे पहले तो नोटिस देगा कौन? मेंबर। किसको देगा? कंपनी को, कि भैया ये स्पेशल मुद्दे के लिए हमें नोटिस दो। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर हो गया जैसा हमने पीछे पढ़ा था सेक्शन नंबर 111 के अंदर, लेकिन वहां पे रेजोल्यूशन अलॉन्ग विद दैट कुछ स्टेटमेंट की बात हो रही थी। यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है 3 ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों को हम कहते हैं कि ये स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा पहले किसके द्वारा? मेंबर के द्वारा। किसको? कंपनी को। और फिर कंपनी क्या करेगी? नोटिस देगी किसको? मेंबर्स को। और कुछ टाइम लिमिट की कंडीशन यहाँ पे आएंगी। तो बस सिंपल सा एक सेक्शन है, क्या कहता है कि अगर एक्ट के अंदर जो कि प्रोवाइडेड है अलॉन्ग विद दैट आर्टिकल्स के अंदर भी अगर इसकी रिक्वायरमेंट है स्पेशल नोटिस की, तो उस केस में जो नोटिस है वो दिया जाएगा किसको? कंपनी को दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो उन सभी मेंबर्स के द्वारा दिया जाएगा जिनका की वोटिंग पावर जो है वो 1% से कम नहीं होना चाहिए टोटल मिला। एंड अलॉन्ग विद दैट मतलब अगर 1% है ये कंडीशन हो गई, नहीं तो उनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो वो लोग भी नोटिस दे सकते हैं कि भैया हमें स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट ये बात बताई गई कि भैया इस सारे मुद्दे के ऊपर कंपनी के जो रूल है यहाँ पे वो कौन सा लगता है? रूल नंबर 22। मतलब क्या हुआ कि इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है रूल नंबर 22 के अंदर, जो कि हम जस्ट नीचे देखने वाले हैं। वो सारे स्टेप बस ध्यान रखना है आपको। गिन के 5 स्टेप्स हैं बेसिकली, वो 5 स्टेप ध्यान रखना है। और इसके ऊपर एक लौता सवाल आएगा तो वो यही आएगा, और उसके अंदर वो सीक्वेंस में आपको 5 स्टेप लिस्ट डाउन कर देने हैं, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पेशल नोटिस का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे एक्ट में और आर्टिकल में रिक्वायरमेंट है इस चीज की, तो उस केस में स्पेशल नोटिस के लिए पहले नोटिस दिया जाएगा मेंबर के द्वारा किसको? कंपनी को। और उससे कहा जाएगा कि भैया हमारी इंटेंशन, हम चाहते हैं ऐसा कि स्पेशल नोटिस हमें मिले कंपनी के द्वारा। ठीक है, जो लोग नोटिस भेजेंगे वो कौन होने चाहिए? उनका कम से कम वोटिंग पावर जो है वो 1% या उससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर जो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। वही लोग इसके लिए नोटिस भेज सकते हैं कंपनी को, उसके अलावा और कोई नहीं। ये जो गिने जाएंगे 1% या फिर 5 लाख रुपए, ये ज्वाइंटली सेवरली जैसे मर्जी हो, सारे लोग मिलकर भी अगर इसको पूरा कर पाते हैं तो उनकी मंशा के अकॉर्डिंग भी नोटिस भेजा जा सकता है। नाउ सेक्शन 115 इसके ऊपर ही बात करता है कि भैया किन किन मुद्दों के ऊपर स्पेशल नोटिस की जरूरत है। तो इस सेक्शन के अंदर बेसिकली दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 ये मुद्दा, और नंबर 2 कि रूल 23 के हिसाब से क्या क्या प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को लिख देना, बात खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से केसेस में जरूरत पड़ती है स्पेशल नोटिस की। पहला पॉइंट आता है कि अगर आप अपॉइंट करने वाले हो ऑडिटर को अपने मीटिंग के अंदर, और वो जो ऑडिटर आपका अपॉइंट होने वाला है वो ऑडिटर नहीं होगा जो कि पहले ऑडिटर था। मतलब कि सपोज कोई ऑडिटर है जो रिटायर हो रहा है और उसके अलावा किसी और नए ऑडिटर को अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो ये कुछ नया बदलाव है कंपनी के अंदर। ठीक है ना, तो सेक्शन 140 बेसिकली बात करता है अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर अपॉइंट किया जा रहा है ऑडिटर को जो कि अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर है, मतलब जो रिटायर हो रहा है उसके अलावा किसी और व्यक्ति को हम अपॉइंट कर रहे हैं, किसी नए बंदे को एक तरीके से ऑडिटर बना रहे हैं, तो उस केस में स्पेशल नोटिस की आवश्यकता होती है। दूसरा कहा जा रहा है डायरेक्टरशिप के ऊपर, कि किसी को हम डायरेक्टरशिप के लिए अपॉइंट कर रहे हैं और अगेन जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वो नहीं है जो कि रिटायरिंग डायरेक्टर है। मतलब कि कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है और उसकी जगह पे किसी नए को डायरेक्टर बनाया जा रहा है, तो उसके केस में भी आपको स्पेशल नोटिस की आवश्यकता होती है। और उसके अंदर कहा गया है सेक्शन 161 लगता है, जो कि कहता है कि 14 दिन का स्पेशल नोटिस होना चाहिए, मतलब 14 दिन पहले वो नोटिस मिल जाना चाहिए। नाउ तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है डायरेक्टर का रिमूवल का। अब हमने कुछ सेक्शन 169 है, जब आप इस पे पहुंचोगे फिलहाल तो इसकी बात नहीं होगी आपके इंटर लेवल पे, बट जब भी आप इसके बारे में सुनोगे या समझोगे तो आपको ये पता लगेगा कि डायरेक्टर को रिमूव भी किया जा सकता है अगर डायरेक्टर कुछ कांड कर दे तो। मतलब द थिंग इज की विच इज नॉट अलाउड टू डायरेक्टर, और स्टिल उसने वो काम किया या कोई भी ऐसी हरकत कर दी जो कि कंपनी के अगेंस्ट था या कंपनी के द्वारा अलाउड नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टर को भी हटाया जा सकता है। तो डायरेक्टर का अगर रिमूवल किया जा रहा है और उसकी जगह पे किसी और को, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी और को अपॉइंट किया जा रहा है, तो उस केस में भी स्पेशल नोटिस की आवश्यकता होती है। तो 3 सिंपल से पॉइंट है, आपको इजीली याद रह जाने चाहिए। फिर बात करता है रूल 23, जो कि इसका आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएगा। पहले कहता है क्या कि भैया स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट है, दिया जाएगा किसको? कंपनी को। कैसे दिया जाएगा? ऑब्वियसली बात है साइन करके दिया जाएगा, चाहे इंडिविजुअली साइन करें या फिर सब मिलकर एक साथ साइन करें। कौन देगा? मेंबर्स देंगे। कौन से मेंबर्स देंगे? जिनकी जो वोटिंग पावर होगी वो 1% से कम नहीं होगी, मतलब 1% या उससे ज्यादा उनकी वोटिंग पावर होगी, या फिर वो मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है कितने का? 5 लाख रुपीज या फिर उससे ज्यादा का। इसमें ये भी वर्ड है कि एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब ये 5 लाख रुपए को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, वो अलग चीज है, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको ध्यान रखना है 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो ऐसे लोग स्पेशल नोटिस देंगे किसको? कंपनी को। ठीक है,
उसके बाद ये नोटिस कब दिया जाएगा, तो भैया जो नोटिस दिया जाएगा ये 3 महीने से पहले नहीं होना चाहिए और 14 दिन के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, सॉरी 3 महीने से ज्यादा पहले नहीं होना चाहिए लेकिन 14 दिन के पहले होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं इसको। कि सपोज जो भी आपकी मीटिंग होने वाली है तो मीटिंग के पहले 14 दिन से पहले पहले आपको नोटिस दे देना है। अब 14 दिन से पहले पहले कोई समझ ले कि सर ऐसा करें 1 साल पहले नोटिस दे देते हैं, ऐसा करते हैं स्पेशल नोटिस 1 साल पहले देते, तो ऐसा भी नहीं है भैया। जो आपको टाइम दिया गया वो क्या दिया गया, 3 महीने से ज्यादा पहले भी नहीं होना चाहिए लेकिन 14 दिन से पहले होना चाहिए। मतलब 14 दिन और 3 महीने इसके बीच में आप कभी भी नोटिस दे दो चल जाएगा, लेकिन 3 महीने से पहले भी नहीं चलेगा और 14 दिन के बाद भी नहीं चलेगा, ऐसा कह सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी। अब जो दिन की बात करें तो जो नोटिस यहाँ पे बात हो रही है देने की, तो वहां पे एक्सक्लूसिव डेज, एक्सक्लूसिव डेज का मतलब कि जिस दिन नोटिस भेजा गया और जिस दिन मीटिंग है उन दोनों डेट को काउंट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा था सेक्शन 101 के अंदर जहां पे बात कर रहा था 21 क्लियर डेज। तो क्लियर डेज का मतलब ये होता है कि जहां पे उन दोनों डेट्स को काउंट नहीं किया जाता, उनको छोड़ के बात करते हैं ना। अब नोटिस पहुंच गया, उसके बाद क्या किया जाएगा। अब कंपनी को जब नोटिस मिल गया, स्पेशल नोटिस मिल गया मेंबर से, तो कंपनी क्या करेगी, इसके ऊपर नोटिस एक जारी करेगी जो कि किसको नोटिस देगी, मेंबर्स को देगी। अब मेंबर्स को कितने दिन पहले देगी, तो ये देगी 7 डेज पहले। 7 डेज पहले का मतलब क्या हुआ कि 14 दिन पहले तो उसके पास आ गया, मान के चलते हैं बिल्कुल 14 दिन पहले ही आया होगा, ज्यादा पहले भी ना आया हो। तो उसके बाद कुछ टाइम बोलेगी, उसके ऊपर एक नोटिस ड्राफ्ट करेगी और वो नोटिस के थ्रू सूचना देगी सभी लोगों को कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। अगेन यहाँ पे जो 7 दिन है वो भी एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब कि जिस दिन नोटिस डिस्पैच किया जाएगा उसको भी काउंट नहीं करना और जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन भी काउंट नहीं करना। अब सपोज करो कि अगर नोटिस देना पॉसिबल ना हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भैया उनको तो सूचना मिल गई लेकिन वो नोटिस सबको दे पाए, कोई ऐसे ऐसे एड्रेसों पे रहते हैं जहां पे नोटिस ना पहुंच पाए, या किसी भी ऐसे रीजन से जिस भी तरीके से उन्होंने जनरल मीटिंग का नोटिस दिया था उसी मैनर में नोटिस देना अब पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है मान लो। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करेगी कंपनी, उस सिचुएशन में कंपनी को कहा गया कि भैया ऐसी अगर हरकत आती है तो आप इस सूचना को पब्लिश करोगे। कहां पब्लिश करोगे, तो सीधी सी बात है, जैसे पब्लिश आता है आपके दिमाग में सीधी सी बात आती होगी क्या, न्यूज़पेपर। कहां पब्लिश किया जाएगा, न्यूज़पेपर के अंदर। न्यूज़पेपर कितने हैं, 2। कौन कौन से, एक इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश न्यूज़पेपर और दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज का वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। जो भी उस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे वो वाइडली सर्कुलेट किया जाता होगा। तो वैसी सिचुएशन में, वैसी जगह पे आपके उस न्यूज़पेपर के अंदर आपको पब्लिश कर देना है। एंड अलोंग विद दैट अगर कंपनी वेबसाइट मेंटेन करती है तो वेबसाइट के ऊपर भी उनको पोस्ट करना पड़ेगा इस नोटिस की जानकारी। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइम लिमिट की बात आती है कि भैया नोटिस को कितने दिन के अंदर पब्लिश कर देना है। पहले तो बात आई सेंड, तो सेंड में कहा गया कि भैया 7 दिन से पहले पहले कर देना है। अब बात करें कि भैया नोटिस अगर हम भेज ही नहीं पाए तो 7 दिन का पॉइंट तो खत्म हो गया। अब तो बात आया कि भैया अखबार में देना है। अखबार में कब देना पड़ेगा, तो अखबार में भी जो देना है, जो आपको पब्लिश करना है, चाहे अखबार में हो चाहे वेबसाइट पे हो, वो भी आपको कब करना है, 7 दिन से पहले पहले। मतलब नोटिस और जिस दिन आप पब्लिश कर रहे हो उसके बीच में क्लियर 7 डेज होनी चाहिए। क्लियर 7 डेज का अगेन मतलब वही है कि एक्सक्लूसिव डेज है, मतलब पब्लिकेशन की डेट भी काउंट नहीं की जाएगी और मीटिंग की डेट भी काउंट नहीं की जाएगी। उन दोनों को छोड़ के बीच में 7 दिन मौजूद कम से कम होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सा सेक्शन है जो कि बात करता है आपकी सेक्शन स्पेशल नोटिस के ऊपर। एक अगला छोटा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 116 जो कि बात करता है रेजोल्यूशन पास्ड एट अर्जेंट मीटिंग। अब आपने देखा पीछे क्या कि भैया ऐसा हो सकता है कि मीटिंग हमने बुलाई, कोरम पूरा ना हो पाए, इस चक्कर में मीटिंग हमें कैंसिल करना पड़ा, सॉरी कैंसिल नहीं करना पड़ा, उसको हमें एडजर्न करना पड़ा। एजीएम होती है तो कैंसिल हो जाती है, एजीएम होती है तो वो अर्जेंट हो जाती है। अब अर्जेंट हमने कर दिया मीटिंग को और जब नेक्स्ट डेट पे मीटिंग बुलाई गई, जो भी दिन था, जो भी समय था, जिस टाइम पे मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग के अंदर हमने कोई फैसला लिया, कोई रेजोल्यूशन पास किया। तो रेजोल्यूशन जो पास किया है उसकी डेट क्या मानी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है रेजोल्यूशन की डेट क्या मानी जाएगी, वो डेट जिस डेट पे अर्जेंट मीटिंग हुई या फिर वो डेट जिस डेट में ओरिजिनल मीटिंग होनी थी जो कि अर्जेंट हो गई, मतलब एक्चुअल मीटिंग। तो ऑब्वियस सी बात है डेट कौन सी मानी जाएगी, अर्जेंट मीटिंग की डेट मानी जाएगी, ना कि एक्चुअल डेट की मानी जाएगी। तो सिंपल सी बात ये कहता है कि this section simply state that where a resolution is passed at an urgent meeting of, किसकी अर्जेंट मीटिंग है, कंपनी की हो सकती है, होल्डर ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब शेयर्स होल्डर की मीटिंग हो सकती है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो सकती है। कोई भी मीटिंग हो उसकी जो रेजोल्यूशन है वो मीटिंग अर्जेंट हो गया, तो उस केस में क्या कह रहा है कि एंड स्टेट दैट इफ अ मीटिंग इज अर्जेंट देन डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन पास करने की डेट है, शैल बी द डेट ऑन विच इट इज एक्चुअली पास, वो डेट होगी जिस दिन वो एक्चुअली पास हुआ, मतलब अर्जेंट मीटिंग की डेट, एंड नॉट एन अर्लियर डेट, मतलब एक्चुअल मीटिंग की डेट नहीं होगी। एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, देन ये रैप अप ही हो जाएगा हमारा। एग्जांपल कह रहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी गई कंपनी की जिसका नाम है पर्पल बनाना प्राइवेट लिमिटेड, वाज ड्यू हेल्ड ऑन 23 सितंबर 2016। However, due to want of quorum की वजह से मीटिंग वाज अर्जेंट और लेटर डेट ऑन 1 अक्टूबर 2016 को उसको अर्जेंट कर दिया गया।
ठीक है जी। एंड टू रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन दैट डे, दो रेजोल्यूशन पास किया गया। नाउ एज पर सेक्शन 116 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द सेड टू रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द ओरिजिनल डेट ऑफ मीटिंग दैट इज 1 अक्टूबर 2016। मतलब जो उसकी रेजोल्यूशन की पास डेट मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, 1 अक्टूबर 2016। ये डेट क्यों मैटर कर रहा है, ये मैटर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस कब माना जाएगा, जो हमने डिसीजन लिया वो डिसीजन किस दिन से इफेक्टिव होगा, किस दिन से वो लागू होगा, किस दिन से उस डिसीजन के ऊपर काम किया जाएगा। अगर हमने कोई चीज सपोज बंद कर दी है तो वो बंद वाली डेट कौन सी मानी जाएगी, अगर कोई चीज हमने खोल दी है तो वो खोलने वाली डेट कौन सी मानी जाएगी। द थिंग इज कि जो भी डिसीजन आपने लिया वो किस दिन से इफेक्टिव माना जाएगा। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि भैया पुरानी मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग कौन सी डेट काम की है। तो इसने क्या कहा कि भैया 1 अक्टूबर 2016 आपकी काम की है, नॉट एन अर्लियर डेट, कोई और उससे पहले की डेट काम की नहीं मानी जाएगी, इफेक्टिव डेट नहीं मानी जाएगी। चलिए जी, तो ये दो सेक्शन की बात हमने करी, सेक्शन नंबर 115, 116। एक लॉ का सेक्शन आपका रह जाता है, सेक्शन नंबर 117, उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट।